तो हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल की। 2 मई को खेला होगा या परिवर्तन, इन तमाम चीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हैं, मेरे साथ टीएमसी से संजय शर्मा हैं, बीजेपी से राजीव जेटली जी हैं, मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और सुबीर भौमिक जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सीधे मैं चलता हूं सबसे पहले राजीव जेटली जी के पास। राजीव जेटली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अवधेशानंद गिरी जी को जूना अखाड़ा के महंत जो हैं, सबसे प्रमुख महंत, उनको फोन करके कह सकते हैं कि भाई कुंभ में अब भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या ये सेम फीलिंग्स उनको बंगाल चुनाव के लिए नहीं आ सकती? क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि चुनाव होगा तो इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा, रैली होंगी तो इन्फेक्शन फैलेगा ही। तो कुंभ के लिए अलग स्टैंडर्ड, पश्चिम बंगाल के अलग स्टैंडर्ड, ऐसा क्यों? देखिए, एक सामूहिक रूप से मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर हम सब राजनीतिक पार्टियों को कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे कि हम कम से कम इंटरेक्शन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें। ऐसा मैं सोचता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं, क्योंकि विभिन्न वर्टिकल के ऊपर वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा नीति आयोग को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि हर तरीके की इवेंचुअल सर्कमस्टेंसेस में आपको तैयार रहना है। कैसे पैकेजेस देने हैं, किस तरीके के आर्थिक पैकेज देने हैं, किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, निवेश को कैसे बढ़ाया जाए इस कोरोना महामारी के अंदर भी। तो बहुत सारे काम हैं जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये एक प्रश्न जो आपने तीसरी बार पूछा मुझसे, और इसका मैं तीसरी बार यही जवाब दूंगा कि जो प्रशासन का इनपुट होता है, प्रशासन का इनपुट मतलब जो पश्चिम बंगाल से एडमिनिस्ट्रेशन से इनपुट आएगा, चुनाव आयोग के साथ उसका तालमेल होगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो हम भी इंतजार करेंगे चुनाव आयोग के निर्णय का कि चुनाव आयोग किस तरीके के निर्देश हमें देता है। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग निर्णय ले, आप सुझाव तो दे सकते हैं ना कि 3 दौर के चुनाव एक साथ हो जाए। आप सुझाव तो दे सकते हैं ना, 3 दौर के चुनाव एक साथ हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें? मैं कह रहा हूं कुंभ के लिए प्रधानमंत्री जी अपील कर सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल के लिए क्यों नहीं? क्योंकि मुख्य पार्टी टीएमसी तो राजी है कि भाई 3 दौर को क्लब कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के, इस विषय पर बहुत गंभीर है और जल्द कोई ना कोई ऐसा कदम प्रधानमंत्री जी जो भी कोरोना महामारी से लड़ने में कारगर साबित होगा, देश के हित में होगा, वो जरूर लेते हैं और लेते रहेंगे और लेंगे भी। तो ये इस वक्त पे अगर ये चर्चा की जाए, क्योंकि ये चुनावों से जोड़कर देखी जा रहा है, चुनावों से जोड़कर मतलब पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका फिलहाल 2 राजनीतिक पार्टियों की है, भारतीय जनता पार्टी वही बचा हुआ है सर, वही बचा हुआ है। टीएमसी की एक मजबूरी ये भी है कि टीएमसी बहुत लंबा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि लगभग वो तय कर चुके हैं कि सरकार हमारी जा रही है और वो बहुत लंबे चुनाव के लिए वो भी तैयार हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी निर्णय है वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि निर्णय तो आ चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी व सरकार बनाने वाली है, निर्णय आ चुका है। जो भी निर्णय तो फिर दिक्कत क्या है सर? सभी चुनाव को क्लब कर दिया जाए, फिर दिक्कत क्या है? संजय शर्मा जी, दिक्कत क्या है बीजेपी को, आपको क्या लगता है? दिक्कत ये है कि ये तो चुनावजीवी लोग हैं, इनको हर समय चुनाव चाहिए। और विडंबना देखिए, भारतीय चुनाव आयोग जब देश में साधन नहीं थे, उस समय भारतीय चुनाव आयोग सारे देश में एक साथ लोकसभा के चुनाव करा लेता था, या 2 या 3 दिन में लोकसभा के चुनाव करा लेता था। और आज ये 21वीं शताब्दी में इस दौर पर जब सारे साधन हमारे पास संपन्न है, तब हम एक राज्य के 3 चरणों की 100 के लगभग की विधानसभा सीटों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। देखिए संस्थाओं को कितना कमजोर कर दिया है मोदी सरकार ने और ये आज की हमारी देश की हुकूमत ने। और विडंबना ये देखिए, कल सुबह प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला को रोकने के लिए आग्रह किया था, और कल ही पश्चिम बंगाल की एक चुनावी रैली में भीड़ दिखाकर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की। ऐसी भीड़ मैंने देखी। कथनी और करनी का ऐसा स्पष्ट अंतर देश में और दुनिया में किसी को देखना है तो वो भारत के प्रधानमंत्री वीडियो में ऑडियो में करते नजर आ रहे हैं। और उनको मालूम है बातों को कैसे बोल्ड करना चाहिए, इसमें भारत के प्रधानमंत्री एक्सपर्ट हैं। हमें शर्म आती है जब ये राजीव जी जैसे लोग पश्चिम बंगाल के प्रशासन के बारे में और दीदी की चोट के बारे में कुछ कहते हैं। हमें शर्म आनी नहीं, मैं दीदी की चोट नहीं, दीदी जो चोट दे रही है, जनता जो चोट दे रही है, सीधे राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल जी, एक शब्द का इस्तेमाल किया संजय शर्मा ने, क्या बीजेपी को चुनाव जीवी कहना ठीक है? और आपको क्या लगता है ये आने वाले 3 दौर हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी बीजेपी की? शायद इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक वोट ज्यादा है, इसलिए बारी बारी वो चुनाव चाहते हैं ताकि ममता की पकड़ को थोड़ा ढीला किया जा सके इन 114 सीटों पर। आपको क्या लगता है?
देखिए, मैंने इस चुनावी डिबेट में भारतीय जनता पहले इन्हीं को पार्टी सुन को लीजिए, चुनावजीवी की संज्ञा से अभिषिक्त किया है, और ये मैंने चुनावजीवी है। एक मिनट संजय जी, रुक आदरणीय जाइए, ये सवाल राहुल जी से आदरणीय संजय प्लीज। जी, आदरणीय प्लीज संजय जी, आप अपनी बात कह चुके हैं राहुल जी से। आप दोनों मित्रों को एक तो किसी को भी धैर्य नहीं है, ना आप अपनी बात पूरी कर पाते हैं, दूसरे को टोकने लगते हैं, ना दूसरे बोलता है तो वो दूसरे टोकने लगते हैं। इससे हम लोग कुछ नहीं सुन पाते और कोई फायदा आपको भी नहीं होता इससे। पता नहीं ये चीज आप लोग कब समझेंगे। खैर उसको छोड़िए, लेकिन थोड़ी सी धैर्य की उम्मीद हम आपसे जरूर करते हैं और जनता भी करती है, आपको सुनने वाले दर्शक भी करते हैं। देखिए, रणनीति तो सबकी ये है कि जो जो अब इलाके बचे हैं वहां पर अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करके किया जाए। बीजेपी अब ये जो दक्षिण बंगाल की जो सीटें बची हैं उसमें पारंपरिक रूप से टीएमसी मजबूत रही है। टीएमसी को वहां आश्वासन है, उसको उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, इसने पूरी उसमें ताकत लगाई है और वो उसने कहा जरूर है, ये जरूर सुझाव दिया है कि इनको क्लब कर लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी की तरह उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, ये करने की हिम्मत उन्होंने नहीं दिखाई कि हम अपने आप को वापस करते हैं। इससे ईमानदारी इससे प्रकट होती कि वो वापस करती, क्योंकि अंततः अपने प्रजा की हित के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए पहले ममता बनर्जी और टीएमसी जिम्मेदार है। तो ये ठीक एक राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए उन्होंने चिट्ठी दे दी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन बीजेपी को जाहिर है कि उसको ज्यादा समय चाहिए, उसने इतने संसाधन जुटाए हैं, उसको अपनी पूरी ताकत लगानी है, उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, उसको अच्छी सभाओं के में भीड़ जुट रही है वो, या जुटा पा रही है। तो इसको और बढ़ाना, यानी अपने इस जिसे हम कहते हैं परसीव्ड बेनिफिट को और खींचना और बढ़ाना, ये किसी की भी एक रणनीति होगी। तो ये दोनों के कारण हमें समझ में आती हैं। आप देखिए कि पश्चिम जो अपनी लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने भी इस पर कोई स्पष्ट रुख अभी तक लिया नहीं है। हालांकि मेरी उम्मीद थी कि जो सबसे ज्यादा वैचारिक और नैतिक होने की का दावा करते हैं हमारे वामपंथी मित्र, कम से कम वो इस पर कोई पहल करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किए उस तरह से। तो कुल मिलाकर ये है कि एक कैंपेन नहीं कर रहे हैं सर, वो कैंपेन नहीं कर रहे, वर्चुअल रैली करेंगे, वर्चुअली पहुंचेंगे हम लोगों के पास। ठीक है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक अनकही जो सहमति सी लगती है वहां की पार्टियों में अभी तक लग रही थी, लेकिन मैं कहूंगा कि जो अपने को ज्यादा जिम्मेदार मानता है उसको ये हिम्मत दिखानी चाहिए। और ये बिल्कुल संभव है, सभी पार्टियां मिलकर अगर चुनाव आयोग से कहें कि वो रास्ते निकाले इसके, कि वो एक ही बार में सारे चुनाव कर ले, अब मतदान करा ले, तो ये किया जा सकता है। चुनाव आयोग उससे ना नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अक्षमता की बात बिल्कुल वाहियात है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, सीधे सुबीरदा के पास चलता हूं। सुबीरदा, मुझे खास तौर पर, आप कोलकाता में पिछली बार वोट डाल के आए थे, आपने बताया कि जादवपुर में आप कैसे वोट डाल के आए। आने वाले दौरों में कोलकाता में भी चुनाव है। पिछली बार देखा गया वहां पर लगभग तृणमूल कांग्रेस ने शहरी क्षेत्र होते हुए भी अच्छा प्रदर्शन किया। आपको इस बार कोलकाता और उसके आसपास का क्या माहौल दिखाई देता है, ए? और दूसरा, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी एक क्लियर स्टैंड राहुल गांधी की तरह क्यों नहीं ले पा रही है कि भाई हम तो चुनाव से बाहर, अभी कोरोना से लड़ने का वक्त है? दीपक, जहां तक कलकत्ता का सवाल है, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब वाम मोर्चा सत्ता में था और वाम मोर्चा का दबदबा तमाम राज्य में था, तभी भी तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता शहर के अंदर और उससे पहले कांग्रेस, इनका अच्छा प्रदर्शन हुआ करता था। जब कांग्रेस एक था उस जमाने में भी अजीत पांजा, सोमेन मित्रा जैसे पॉलिटिशियन कलकत्ता से जीत कर आते थे। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां मार्क्सवादियों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता था। इसके बाद आया तृणमूल कांग्रेस का जमाना, तो तृणमूल कांग्रेस का भी देख लीजिए, जो बड़े नेता हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी फैन क्लब कलकत्ता, ये सब मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बट ज्यादातर दिग्गज नेता जो उनके हैं, जो सामने रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे 2-4 को छोड़कर, ये सब कलकत्ता बेस्ड है। तो कलकत्ता में जाहिर है कि उनका जो अच्छा प्रदर्शन है वो होता रहा है। और गए चुनाव में भी आप देख लें कि जब बहुत जगह बीजेपी ने बहुत अच्छा नतीजा किया, कलकत्ता शहर के अंदर जो सीट थे लोकसभा के, वहां बहुत ज्यादा कुछ बीजेपी कर नहीं पाई। वहां तृणमूल का जो प्रदर्शन अच्छा रहा है।
तो जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब जगह का जिक्र हो रहा है कि अल्पसंख्यक है। एक चीज आपको याद दिला दो कि अल्पसंख्यक जरूर है, बट ये बंगाली मुसलमान है। और 2014 तक इन इलाकों में तृणमूल का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। कांग्रेस या सीपीएम जीतते रहे हैं। जैसे कि 2000 चुनाव में ममता बनर्जी 34 सीट थी बंगाल में 42 सीटों में से, जबकि मोदी वही चल रहा था। बट आप देख लीजिए मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, एक सीट वो जीते नहीं। या कांग्रेस जीते हैं या लेफ्टिस्ट जैसे मोहम्मद सलीम जीते थे। बाद में ये एनआरसी वगैरह के चलते जो पोलराइजेशन हुआ उसका फायदा तृणमूल को हुआ है। बंगाली मुसलमान ज्यादा अभी ममता के करीब आए हैं, तो इसका जो फायदा तृणमूल को जाहिर है होगा। शहर में भी जहां बंगाली बुद्धिजीवियों और ये सब कल्चरल एक्टिविस्ट का दबाव है, दबदबा ज्यादा है, यहाँ भी हम समझते हैं कि तृणमूल का प्रदर्शन दूसरे कई जगह से बेहतर होगा। जैसे कि उत्तरी बंगाल में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होगा। पश्चिम इलाका जो है बंगाल का, झारखंडी इलाका जो है वहाँ, या हिंदी भाषी जो इलाके हैं, नॉर्थ कैलकाटा के उत्तर में जूट मिल का इलाका जो है, अर्जुन सिंह का जहां दबदबा, ये सब जगह बीजेपी का अच्छा होगा, जाहिर है। बट कलकत्ता शहर के अंदर हम अभी भी मानते हैं कि यहाँ बीजेपी इस तरह का कोई तगड़ा कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं कर पाए हैं जो कि तृणमूल के पुराने दिग्गजों से टक्कर ले ले। एक आध जगह है जहां थोड़ा इनको नुकसान हो सकता है, ठीक है, बट वो कलकत्ता से बाहर, हावड़ा, हुगली जैसी जगह में। मैं शॉर्ट में दीपक जी की बात रखना चाहता हूँ। ठीक है, सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूं। धीरेन्द्र, अब मुझे आप बताइए कि छठे दौर के लिए, 5 हो गया, छठे दौर के लिए अब आप घूम रहे हैं। छठे दौर में किससे क्या उम्मीद की जाए? किस तरह की स्ट्रेटेजी बीजेपी की है और किस तरह की स्ट्रेटेजी तृणमूल कांग्रेस की छठे दौर के लिए? देखिए दीपक जी, छठा दौर लगभग 5वें दौर की तरह ही है, जहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। दोनों पार्टियों में इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है क्योंकि अगर आप 2019 से इसको कंपेयर करते हैं तो 22 सीटों पर टीएमसी आगे है और 21 सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल है। यानी इस दौर को आप कंप्लीट क्लीन उसको नहीं कह सकते कि टीएमसी को यहाँ बढ़त हासिल होगी और क्लीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ काफ़ी लंबा संघर्ष होगा। अगर हम 2019 के चुनाव से देखें, 2016 से हम इसलिए भी कंपेयर नहीं कर सकते, उस वक्त ना बीजेपी यहाँ किस मैदान में कोई बड़ा चेहरा नहीं था या बीजेपी यहाँ बहुत बड़ा खेल नहीं थे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बहुत सारी सीटों पर जो चुनाव है, पिछला हम लोग देख रहे हैं कल्याणी से लेकर तमाम सीटें, चूंकि वो डाटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है। उस डाटा में ये बात इशारे के साथ है कि किस तरह से बीजेपी और टीएमसी नेक टू नेक है इस छठे में, और यही छठा बहुत बड़ा एक बार फिर अहम होगा। और बीजेपी यहाँ के बाद जो 7वां और 8वां फेज है वहाँ शायद उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़े, लेकिन इसमें उसके पास काफ़ी गुंजाइश है। और यहाँ से पाला उसी तरह जैसे हम लोगों ने 5th फेज में देखा था, उस तरह की एक छोटी सी बढ़त बीजेपी यहाँ से भी ले सकती है। ऐसा इस पूरे छठे फेज को आप एक तरफा टीएमसी का नहीं कह सकते। 2019 के चुनाव को अगर हम गौर करते हैं और उसके बाद भी यहाँ काफ़ी जो चेंज हुआ है वो भी बीजेपी के अगेंस्ट जाता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और उसको कोई जवाब नहीं देना है। 2019 में जो उसने बढ़त हासिल की थी उसको वो बढ़त को सस्टेन कर सकती है और उसको बढ़ा सकती है। टीएमसी को यहाँ उसके उलट काफी सवालों के जवाब देने हैं, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे वो तुष्टिकरण के, उन कई सारे सवालों का आपको यहाँ दीपक जी बहुत सारा खेल दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि छठा फेज और दिलचस्प होगा। 7वें और 8वें फेज में यकीनन इस समय टीएमसी को 2019 के चुनाव के हिसाब से बढ़त दिखती है, लेकिन छठे फेज में वो लगभग बराबर की टक्कर है और उसमें ऐसी बहुत सी सीट है जिसमें बहुत कम अंतर के साथ, चूंकि पूरे चुनाव को अगर हम गौर करते हैं दीपक जी, 36 सीट ऐसी हैं जिसमें 10,000 वोटों से कम से जीत हासिल हुई थी, खासतौर से टीएमसी के कैंडिडेट जिसमें जीते थे या हार जीत हुई थी जिसमें। तो अगर हम उन सीटों की तरफ देखते हैं तो इसी तरह से यहाँ बहुत अहम चुनाव है। छठा फेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बीजेपी और वो बराबर इस समय आज की डेट में लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो खेला हुआ है या परिवर्तन? बोलिए धीरेन्द्र।
देखिए, इस समय मैं आज की डेट में बोल रहा हूं तो मुझे ये फेज भी बीजेपी की तरफ जाता दिखेगा। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा, खैर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जितना हम लोग पहले दूसरे फेज को अभी तक वेटेज दे रहे हैं, लेकिन ये फेज भी मुझे ये लगता है आज की डेट में, जो मैं उसको पुराने डाटा को एनालाइज कर रहा हूँ और उधर देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि टीएमसी और उसके बीच में जो नेक टू नेक है उसमें एज बीजेपी हासिल कर सकती है। क्योंकि जब कोई पार्टी आगे बढ़ रही होती है या जो हवा बनाती हुई दिख रही होती है उसकी तरफ कई बार स्विंग वोटर जाता है, जो काफ़ी अहम होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंस भी होता है। बाकी जो दूसरी पार्टी, मतलब खासतौर से जो तीसरे मोर्चे के लोग हैं, उनमें से कितने लोग कहां शिफ्ट करेंगे ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा जी। तो स्विंग वोटर क्या भारतीय जनता पार्टी को जिता पाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक हम बोलते रहेंगे खेला होवे या परिवर्तन। फिलहाल एक ब्रेक।